गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो और वीडियो सही है सबका? ऑडियो और वीडियो सही है सबका? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये बताओ, डाउट्स में चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 to 1.6 में किसी को कोई डाउट है? किसी पार्ट में कोई क्वेश्चन पहले का रह गया हो या कोई क्वेश्चन छूट गया हो, उस टाइम पे ध्यान नहीं रहा हो? ठीक है, एनी डाउट इस वाले पार्ट में? ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि एक एक चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन डिस्कशन हुआ है। इसके अलावा भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। असाइनमेंट में कोई डाउट? असाइनमेंट में किसी क्वेश्चन में डाउट किसी को? असाइनमेंट वाले पार्ट में किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 to 28 तक के क्वेश्चन थे, कंप्लीट करने के लिए बोला गया था। किसी पार्ट में असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 20 and 22, 20 and 22, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1.3, 1 का 4। और असाइनमेंट में किसी क्वेश्चन में डाउट किसी को? बाकी सब क्लियर है? मिसलेनियस बताओ, मिसलेनियस किसी क्वेश्चन में डाउट? मिसलेनियस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट? मिसलेनियस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट? ओके, ठीक है। तो इतना पहले हम लोग देखते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग ट्राई करना आगे। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है किसी को तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन कभी भी हो, स्टार्टिंग का कुछ टाइम हम लोग का डिस्कशन के लिए ही रहेगा, वहां पे हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 1.3 पे आते हैं। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 4। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 4। 1 का 4, सर्कल इन अ प्लेन एंड सर्कल ऑफ यूनिट सर्कल विथ रेडियस 1। ठीक है, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि यहां पे आपको 1.3 शायद आसिफ कि अगर हमारे पास एक प्लेन में, ये प्लेन हमारा, ये जो बोर्ड है, और यहां पे मैं इसको मान लेता हूं ये हमारा प्लेन है, ठीक है। तो इस बोर्ड में आप 1 यूनिट के सर्कल ज्यादा ड्रॉ कर पाओगे या किसी भी रेडियस के सर्कल ज्यादा ड्रॉ कर पाओगे? कौन सा ज्यादा होगा? जो ज्यादा होगा वो उसका सबसेट होगा, क्लियर कि नहीं? तो 1 यूनिट का मतलब यहां पे इसने रेडियस फिक्स कर दिया, लेकिन पहले वाले पार्ट में वो बोल रहा है कि सिर्फ सर्कल होना चाहिए प्लेन में। तो सर्कल प्लेन में तो कहीं भी हो सकता है और कितना बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है ना। तो कौन सा ज्यादा होगा? ये वाला ज्यादा होगा। तो यूनिट सर्कल इस प्लेन का क्या होगा? सबसेट होगा, ठीक है। अपोजिट उसमें दिया हुआ है, क्लियर है? यहां तक हो जाएगा शायद आसिफ, क्लियर है? ठीक है, बस फिगर ड्रॉ करो, बस वो समझने वाला, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हें सॉल्व करके बताना है। बस फिगर ड्रॉ करो और देखो कि कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, ठीक है। तो क्लियर आप कर सकते हो। 1.3 में 3 का 11, 1.3 में 3 का 11, 3 का 11, 5 इज अ सबसेट ऑफ 5 अपने आप में सबसेट है, ठीक है। 5 के अंदर अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो, इसका मतलब ये क्या बन गया? 5 गिवन सेट का क्या होना चाहिए? पहले एलिमेंट होना चाहिए, तब आप इस तरीके से इसका सबसेट बोल पाओगे। लेकिन सिंपली 5 क्या होता है? किसी भी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। क्लास में एग्जाम्पल में भी करवाया है, शाहनूर आलम, क्लियर है ना। तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, ट्रू तब होगा जब आपको ये कुछ दिया होगा, ये दिया होगा तब आप ये बोल सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ सेट ए दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, जैसा कि हमें सिर्फ सेट ए दिया हुआ है, तो सेट ए में 5 जो 10th वाला है, ठीक है,
10th और 11th दोनों का क्या है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, 10th ट्रू है और 11th फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 20। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 20 और मिसलेनियस देख लेते हैं। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 10, miscellaneous question number 10, show that A intersection B need not implies B is a B equal to C। ठीक है, तो ये ऑलवेज पॉसिबल है या नहीं है, इस चीज को हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करोगे, कैसे प्रूव करोगे? अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू समझने का ट्राई करो तो देखो दिया हुआ है 10th में A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो एलिमेंट मेथड से भी ट्रू कर सकते हो, लेकिन मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू शो कर रहा हूं। ठीक है, तो वेन डायग्राम में सोचो कि मैंने A सेट ऐसा ले लिया, ठीक है, और B सेट इसके अंदर ले लिया। ठीक है, क्योंकि इसने A और B पे कोई कंडीशन नहीं बोला है, तो A और B में किसी भी टाइप का ले सकता हूं। ठीक है, A सेट हमारा ये हो गया और इसके अंदर मैंने एक सेट C ले लिया, तो इस केस में A इंटरसेक्शन B क्या होगा, B दे देगा, है ना। A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और यहां से A इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो दोनों केस में, इस वाले केस में ये दोनों इक्वल पॉसिबल है। ठीक ना, लेकिन अगर आप सुब्रजीत इस तरीके से देखो, अगर आप B को बाहर ले लेते हो, ठीक है, B को बाहर ले लेते हो और A को अंदर ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पे ये मेरा B हो गया, ये A हो गया, और यहां पे देखो ये हमारा C है और ये हमारा A है। ठीक है, तो यहां पे देखो यहां से क्या कंडीशन आएगा, A इक्वल टू A आएगा, लेकिन क्या B और C के बारे में हम कुछ कमेंट कर पाएंगे क्या? अगर मैंने B में 1 2 3 एलिमेंट ले लिया और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से एलिमेंट ले लिया, तो A इक्वल टू A तो होगा, लेकिन क्या B इक्वल टू C ऑलवेज पॉसिबल है? नहीं है, है ना। तो ये आप इसमें देख के क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान रखना, ठीक है, जब भी आपको कहीं पे प्रूफ करने के लिए आए, ठीक है, अगर आपको कहीं पे प्रूफ करने के लिए आए, ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लो एक बार, ये हम आगे भी यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ वी हैव टू प्रूव समथिंग, ठीक है, वी हैव टू प्रूव समथिंग दैट इट इज फॉल्स। ठीक है, हमें कोई स्टेटमेंट दे दिया है, जैसे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसने बोला कि वो ट्रू नहीं है, हमें ये प्रूव करना है ना। तो अगर आपको कभी कुछ ऐसा इक्वेशन दे दे, ठीक है, जहां पे क्या हो कि आपको कुछ किसी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करना हो, ठीक है ना, किसी स्टेटमेंट को आपको फॉल्स प्रूफ करना हो किसी पर्टिकुलर केस में, तो यहां पे हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, काउंटर एग्जाम्पल का भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल एक मेथड होता है, काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल क्या होता है कि अगर आपको किसी स्टेटमेंट को फॉल्स बताना है, तो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको फॉल्स बता सकते हो। ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल फॉर दैट इफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये हम आगे पढ़ेंगे, जब रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे तो वहां पे ये आ जाएगा। इफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स देन यू हैव प्रूव्ड। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जैसे इस पर्टिकुलर केस में देखो, इसने बोला है यहां पे कि ये हमेशा ट्रू होता है या नहीं होता है, हमें ये प्रूव करना है। उसने बोला कि ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, यानी एक सेंस में हमें एक्चुअली में इसे क्या बताना है कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब देखो फॉल्स के लिए, फॉल्स प्रूफ करने के लिए मैंने यहां पे सिर्फ क्या दिया, ये एग्जांपल आपको दिया है।
ठीक है। और इस एग्जाम्पल में देखो मैं ये बोल सकता हूं कि B नॉट इक्वल टू C है, ठीक ना। और यही चीज हमें प्रूव करना था कि ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। तो अगर इस वाले केस में आप एक एग्जाम्पल दे दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट माना जाएगा, और आपको यह बोला जाएगा कि आपने क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व किया है, ठीक है ना, आपने क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व किया है। एक मिनट रुको। अब देखो सही है क्या, अब सही आ रहा है सबका। ठीक है। अब हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको किसी एलिमेंट को फॉल्स प्रूफ करना है तो फॉल्स प्रूफ करने के लिए आप एग्जांपल एक ऐसा दे दो जिसके लिए वो शो हो जाए कि वो गलत है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है तो आपके इस केस में इस वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं, काउंटर एग्जांपल, ठीक है। आप किसी काउंटर एग्जांपल देके इस चीज को प्रूफ कर सकते हो अगर वो क्या है, गलत है तो, ठीक ना। अगर वो गलत है तो आप काउंटर एग्जांपल देके क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हो कि वो जो स्टेटमेंट है आपका वो सही है। लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है तो ट्रू प्रूफ करने के लिए आप उसका एक एग्जांपल से अगर वो ट्रू प्रूफ हो जाता है इसका मतलब वो नहीं कि वो सबके लिए ट्रू है, ठीक है। तो काउंटर एग्जांपल वाला मेथड सिर्फ कहां पे काम करता है, निगेशन वाले में। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा है जिसको आपको फॉल्स प्रूफ करना है, ठीक ना, फॉल्स प्रूफ करने के केस में आप इस चीज को बता पाओगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप एक एग्जांपल बस दे दो उसे, ऐसा एग्जांपल जो उसको काउंटर कर रहा हो, ठीक है। क्लियर है सबका, ठीक है। तो यहां पे मैं बस यही बोला आपको कि काउंटर एग्जांपल वाला केस, इसलिए मैं यहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया कि अगर मैं ऐसा एक सेट कंसीडर कर लूं जिसके लिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो बाकी किसी के लिए ट्रू हो या फॉल्स हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप डायरेक्टली इसके लिए क्या बोल पाओगे कि ये स्टेटमेंट इसके लिए भी फॉल्स ही होगा, है ना, और ये स्टेटमेंट जो है वो आपने इसको प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि हर एक केस में हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो 10th वाला पार्ट समझ में आ गया सबको। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 20 और 22, 20 एंड 22। असाइनमेंट 20 एंड 22 लास्ट क्लास में बताया था शायद, 20 और 22 में, लास्ट क्लास में शायद बताया होगा आप लोगों को 20 और 22 में। ट्वेंटी टू तो आपको सॉल्व करने के लिए बोला था। 22 में क्या आंसर आ रहा है, एक्स की वैल्यू। 22 में क्या आंसर आ रहा है, एक्स की वैल्यू। बाकी लोग किसी ने सॉल्व किया होगा। 20 तो मैंने क्लास में शायद करवाया था, 19 या 20 को ये करवाया था। प्रॉपर्टी यूज करना है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। याद है सबको। ट्वेंटी टू में x की वैल्यू 10 आ रही है, चेक करना x इक्वल टू 10 के लिए शायद सेटिस्फाई कर रहा है।
और कोई आंसर आ रहा है क्या? किसी और का और कुछ डिफरेंट आ रहा है या सबका सेम आ रहा है? सबका सेम है। सही है, वही होगा आंसर। ठीक है, चेक कर लेना एक बार, किसी का कोई डिफरेंट हो रहा हो तो। ठीक है, दिग्बलय 1 का 5 आ रहा है, सौमिक सुब्रजीत 10 आ रहा है। चेक करो बाकी लोग। क्वेश्चन नंबर 22, इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है। इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। x देखो, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 माइनस 5 इक्वल टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास और हमें इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे? डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? x प्लस 5 माइनस 5x प्लस 35 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 7 इक्वल टू, ऊपर से मैंने 4 कॉमन ले लिया, 13 माइनस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर से देखो -4 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 7 अपॉन 4 इंटू एक्स माइनस 10 अपॉन 13 माइनस एक्स। ठीक है, और जिसने डायरेक्टली यहां पे कैंसिल किया है x माइनस 10 को, क्या हम डायरेक्टली x माइनस 10 को कैंसिल कर सकते हैं? डायरेक्टली x माइनस 10 को क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? बताओ कोई। ये चीज मैंने पहले बताया था, x माइनस 10 को क्या कैंसिल कर सकते हैं? x माइनस 10 क्या कैंसिल हो पाएगा डायरेक्टली? x माइनस 10 क्या कैंसिल हो पाएगा डायरेक्टली? थोड़ा सा डिले करके देखो, सही चलेगा। नेटवर्क का इशू आ रहा है, मौसम खराब चल रहा था इसलिए। बताओ कोई, क्या हम x माइनस 10 को कैंसिल कर पाएंगे दोनों साइड से? x माइनस 10 को क्या हम कैंसिल कर पाएंगे? नहीं आ रहा समझ में? याद होगा आपको, तो हमें डायरेक्टली कैंसिल नहीं करना है। कैसे कैंसिल करना है? अगर आप इसको कैंसिल कर रहे हो तो हम क्या बताते हैं? ठीक है, देखो देखो, अगर आप x माइनस 10 को कैंसिल कर रहे हो तो इसका मतलब हम कैंसिल कब करते हैं? कैंसिल हम सिर्फ उसी केस में करते हैं जब हमें श्योर हो कि वो चीजें जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक ना, जब वो चीज वो जीरो के इक्वल नहीं होगी, उसी पर्टिकुलर केस में आप उसको कैंसिल कर पाओगे। ठीक है, और किसी केस में कैंसिल नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो कि 0 इंटू 2 और 0 इंटू 3 ये चीजें आपस में इक्वल होती है ना? 0 इंटू 2 इक्वल टू 0 इंटू 3 ये चीजें आपस में इक्वल होती है, सबको पता है, बचपन में ये पढ़ा था। अब अगर किसी ने इसको यहां पे कैंसिल कर दिया, ठीक है, मान लो मैंने यहां से 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया हमारे पास? 2 इक्वल टू 3। तो क्या ये चीजें ट्रू है? क्या ये चीजें ट्रू होगी? ये चीजें ट्रू नहीं होगी, है ना? ये चीज क्या होगा? ट्रू नहीं होगा। समझ में आ रहा सबको? है ना? और ये ट्रू इसलिए नहीं है, क्यों नहीं हुआ? ये स्टेटमेंट क्यों आया हमारे पास? क्योंकि हमने दोनों साइड के जीरो को कैंसिल कर दिया है। ठीक ना, दोनों साइड के जीरो को कैंसिल कर दिया है। तो यही चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जब भी आप कैंसिल करो तो आपको यह पता होना चाहिए कि वो चीजें जीरो के इक्वल नहीं हो, तभी हम उसको कैंसिल करेंगे। ठीक है,
आप श्योर हो जाओ पहले कि वो चीजें जीरो के इक्वल नहीं है, तब हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन और किसी केस में अगर आप सोचोगे कि हम कैंसिल कर दें तो फिर आपका आंसर गलत होगा, ठीक है। इसी टाइप से एब्रप्ट आंसर आएगा, ठीक है। अब मुझे कोई बताओ कि क्या यहां पे x माइनस 10 जीरो होगा या नहीं होगा, क्या हमें ये श्योर है क्या? इस वाले केस में जो यहां पे x माइनस 10 है और इस तरफ x माइनस 10 है, ये दोनों चीजें क्या जीरो के इक्वल होगी या नहीं होगी, क्या हम इस चीज को श्योर बोल सकते हैं? क्या कोई मुझे ये श्योर होके बोल सकता है कि यहां पे x की वैल्यू 10 कभी नहीं हो सकती है? कोई बोल सकता है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या हम श्योर होके बोल सकते हैं कि यहां पे 10 कभी नहीं हो सकता? क्योंकि x इक्वल टू 10 पे ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि x की वैल्यू 10 पॉसिबल नहीं है ना। तो हमें ये नहीं पता कि ये x की वैल्यू 10 होगी या नहीं होगी। कैसे नहीं पता? क्योंकि x क्या है, वेरिएबल है ना। अगर x कांस्टेंट होता, जैसे ये 4 है, ठीक है, तो इस 4 को आप दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें यह पता है कि 4 कभी जीरो के इक्वल नहीं होने वाला है ना। तो 4 हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन x माइनस 10 को आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे कैंसिल करना चाहिए, ठीक है, तो अगर आप कैंसिल कर रहे हो फिर भी किसी केस में, तो आपको यहां पे साइड में लिखना होगा, ठीक है, x माइनस 10 नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। और ये लिखने के साथ आपको क्या यहां पे लिखना होगा कि I have assumed that x minus 10 not equal to 0। क्लियर है? जब तक आप ये एज्यूम नहीं करोगे तब तक आप इसको कैंसिल नहीं कर पाओगे। क्लियर है सबको? है ना। तो जब हम कैंसिल करते हैं तो आप साइड में ये लिख दो कि मैंने इसको एज्यूम कर लिया है। लेकिन हमने यहां पे क्या किया है, एज्यूम किया है। क्या ये एक्चुअली में 10 के इक्वल है या नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक ना। अब अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है तो मान लो मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अब यहां से देखो क्या बच जाएगा, इसको इस तरफ लेके चले जाओ तो 1/13 माइनस एक्स प्लस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से अब आप एलसीएम ले लो, x माइनस 7 13 माइनस एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई 13 माइनस एक्स एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से देखो x का टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहां से आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 13 माइनस 7 कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 13 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये चीजें क्या है, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी, तो यहां से आपको x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। इस इक्वेशन से आपको कोई भी x की वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। यहां से नो x, ठीक है। अगर नो x होगा तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि हमारा आंसर कोई भी x की वैल्यू नहीं मिल, नो वैल्यू ऑफ x सिर्फ किसके लिए आया है, नो वैल्यू ऑफ x कहां पे मिला, इस इक्वेशन का नो वैल्यू ऑफ x है, ठीक ना। और ये इक्वेशन आपको कब मिला था, जब आपने इसको कैंसिल किया था, ठीक है। कैंसिल आपने क्यों किया, क्योंकि आपने इसको एज्यूम कर लिया। तो एजम्पशन मेरा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो एजम्पशन अगर हमने x माइनस 10 नॉट इक्वल टू 0 करके सॉल्व किया तो हमें कुछ भी x नहीं मिला। लेकिन अगर हम x माइनस 10 को 0 नहीं मानते, अगर हम इक्वल टू मानते तो x की वैल्यू कितनी मिलती, 10 मिलती। और इस x की वैल्यू आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करोगे यहां पे, तो ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, चेक करना, है ना। इसमें आप पुट करोगे तो ये इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है ना। इसका मतलब जो हमने ये एज्यूम किया था, ये एजम्पशन क्या था, एक्चुअली में गलत एजम्पशन था, ठीक है। लेकिन हमने फिर भी सॉल्व किया। तो जब भी आप कुछ एज्यूम करोगे तो उसका काउंटर भी आपको क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट ये नहीं मान सकते हो कि ये जीरो नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना, क्योंकि ये सब क्या है, वेरिएबल टर्म है, x माइनस 10 क्या है, वेरिएबल है। तो इसलिए इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, t में कौन सा एलिमेंट होगा, 10 एलिमेंट होगा। क्लियर है सबको?
कि कैसे चेक किया, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी आप कुछ कैंसिल करो तो डायरेक्टली हम कैंसिल नहीं करते हैं, है ना। अगर डायरेक्टली आप कैंसिल कर दोगे तो कुछ एब्रप्ट सा आंसर आएगा। तो जिसका एम्प्टी आ रहा था और जिसका 5 आ रहा था, क्लियर हुआ, ठीक है। तो आंसर फाइनली क्या होगा, 10 होगा। और अगर आपको कैंसिल नहीं करना है तो यहीं से आप इस पूरे टर्म को राइट हैंड साइड ले जाके कुछ कॉमन निकाल लो, वो बेटर तरीका होता है, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स को अगर सॉल्व करोगे तो देखो यहां से डायरेक्टली आप एक्स और एक्स को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से डायरेक्टली आपके पास एक्स इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा, ठीक ना। और अगर एक्स इक्वल टू 1 आंसर आ गया तो क्या सिर्फ हमारा यही आंसर पॉसिबल है, नहीं, है ना। यहां पे हमने कैंसिल किया तो क्या एज्यूम कर लिया हमने, एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, सेम केस। तो आप अगर ये चीज नहीं लिखना चाह रहे हो बार बार, तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ठीक है, और कुछ कॉमन निकाल के फिर इसको सॉल्व करो तो आपको दोनों आंसर दिखाई पड़ेगा। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, ठीक है। तो कैंसिल करके सिर्फ आपको एक ही आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा सबको, ठीक है ना। तो इस टाइप से कैंसिलेशन वाला पार्ट सॉल्व होता है जब भी आप कुछ कैंसिल करते हो, ठीक है ना। यहां पे एक पॉइंट बना के लिख लो, इफ वी कैंसल सम टर्म फ्रॉम द इक्वेशन, if we cancel some terms from the equation then solution is reduced, ठीक है। अगर आप कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। यहां पे देखो इसके एक्चुअली में 2 सॉल्यूशन थे, लेकिन आपने कैंसिल कर दिया तो एक सॉल्यूशन आपको दिखा ही नहीं, ठीक है। तो कैंसिलेशन में ये सब चीजें ध्यान रखनी होती है। तो जब भी आप कैंसिल करोगे तो ये चीजें होगा, ठीक है। इसी में एक और चीज होता है, इफ वी स्क्वायर द इक्वेशन देन सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम लोग आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें ध्यान देना है कि आप किसी इक्वेशन को जब आप स्क्वायर करते हो किसी पार्ट में, तो उसमें क्या होता है कि वो सॉल्यूशन को इंक्रीज करा देता है, ठीक है। आपको जितना आंसर मिलना चाहिए उससे ज्यादा आंसर आपको मिलने लगता है, ठीक है। तो वहां पे भी हमें चेक करना पड़ेगा। वैसे ही आप किसी का इफ वी टेक स्क्वायर रूट देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और इक्वेशन द सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड, ठीक है। तो जब आपके पास किसी इक्वेशन का आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये सब 3 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जब ये क्वेश्चन में आएगा तो वहां पे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आपने, फर्स्ट वाला पार्ट यहां पे आपने देखा कि जब आप कैंसिल करते हो तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और यहां पे भी हमने देखा कि यहां पे जो आपने कैंसिल कर दिया तो आपका x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10 वाला टर्म क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। और ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे चल के ये सब चीजें अगर हमें ध्यान नहीं होता है तो हमारा सॉल्यूशन कम मिलने लगता है, आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। 22 हो गया। 20 में 20 खुद से करो, किसका है, a माइनस ए इंटरसेक्शन b। क्या यूज करेंगे, a माइनस बी क्या होता है प्रॉपर्टी में, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये वाला यहां पे यूज करो, a क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इस वाले पार्ट में हम क्या लगाएंगे, इस वाले पार्ट में क्या लगाएंगे, डी मोवियर थ्योरम, है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ और इसको फिर सॉल्व करके देखो, ठीक है। जिसका 22 नंबर क्वेश्चन है, किसका है 22, कर लोगे, 22 कर लोगे, जिसका है जकारिया हुसैन। क्वेश्चन नंबर 22 फिर से ट्राई करो,
नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में फिर से बताना। सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में एक और सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। और भी कोई क्वेश्चन हो प्रीवियस वाले में तो हम लोग कल फिर से डिस्कशन करेंगे, है ना। वहां पे कोई डाउट आप लोग बताना। फिर हम लोग आते हैं अपने ओरिजिनल पार्ट पे जो हम लोग पढ़ रहे थे, रिलेशन, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई थी कि हमें रिलेशन कैसे लिखना है, ठीक है। और रिलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिलेशन हमेशा क्या होता है, दो सेट के बीच में डिफाइन होता है। अगर आपके पास दो सेट नहीं होगा तो आप रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। और रिलेशन को हम यहां पे आर से डिनोट कर रहे हैं। आर कैसे डिफाइन होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन में जिस तरीके से आर दिया होगा उस तरीके से आप दोनों सेट के एलिमेंट के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है। और आर में जो एलिमेंट होगा वो वही एलिमेंट होगा जो आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, ठीक है। इसमें हम उन सारे एलिमेंट को काउंट नहीं करेंगे जो रिलेटेड नहीं हो, क्लियर है कि नहीं। जो रिलेटेड नहीं हो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जो ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी में सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें देखना पड़ता है ऑर्डर्ड पेयर का, है ना। तो इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा था, आर का डेफिनेशन लिखा था। आर का डेफिनेशन क्या होगा, एक्स कॉमा वाई सच दैट यहां पे एक्स रिलेटेड टू वाई और एक्स बिलोंग टू सेट ए, वाई बिलोंग टू सेट बी, ठीक है। और यहां पे आपको लिखा होगा आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और आर मतलब क्या हो गया, रिलेशन। तो ये रिलेशन किससे किसके बीच में है, ए से बी के बीच में है। तो जो पहला एलिमेंट हम चूज करेंगे वो कहां से चूज करेंगे, ए से चूज करेंगे। और सेकेंड एलिमेंट कहां से चूज करेंगे, बी से चूज करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने इसको डिटेल में आपको बताया था। और ये ए रिलेशन आर क्या होगा, कुछ भी ए और एक्स और वाई में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। तो उस रिलेशन को भी हम आगे देखेंगे। और सेकेंड पॉइंट हमने ये बनाया था कि आर जो होगा वो हमेशा ए क्रॉस बी का क्या होगा, एक सबसेट होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। और कैसे कैसे हम आर को डिफाइन कर सकते हैं वो भी हमने लास्ट क्लास में सीखा था, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप मुझे रिलेशन वाला निकाल के बताओ कि क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने ये एक सेट लिया ए एंड बी, ए और बी में हमारे पास रिलेशन है 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5। और यहां पे मैंने रिलेशन इस तरीके से बनाया, ठीक है। और इसको मैं आर बोल रहा हूं। क्या आप आर की वैल्यू लिख के बता सकते हो, पहली चीज तो मुझे ये बताओ, राइट दी सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ आर। और सेकेंड पॉइंट, राइट दी रोस्टर फॉर्म ऑफ आर। आर क्या है समझ में आ रहा है सबको, आर क्या है, रिलेशन है। इस फिगर में जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है उस रिलेशन को आप एक्स और वाई के टर्म में लिख के बताओ, कुछ भी आप ले सकते हो। कोई मुझे निकाल के बताओ आर की वैल्यू क्या होगी, कोई मुझे लिख के बताओ इसमें रिलेशन क्या होगा। निकाल के बताओ फर्स्ट वाला क्या होगा। यहां पे भी सेम चीज 1 और 2, यहां पे भी सेम क्वेश्चन। एक्स कॉमा वाई एक्स, वेरी गुड, दिग्बल है, समझ में आ रहा है। सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखोगे तो यहां पे हमें रिलेशन,
सही है। फर्स्ट वाला सबको समझ में आ गया। दोनों फॉर्मेट में आपको लिखना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। सेकेंड वाले में आप आर क्या लिखोगे? फर्स्ट वाले में देखो एक चीज ध्यान दो कि बी सेट में हमारे पास 5 एलिमेंट भी था, ठीक है। आर वाले जो हमने सेट बनाया है, ये आर बी क्या है? एक सेट है और सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। तो इस वाले में देखो 5 एलिमेंट कहीं भी यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप जो कुछ भी लिखोगे, है ना, इसमें आप जो कुछ भी लिखोगे वो सिर्फ किस में लाई करेगा? इसमें आप जो कुछ भी लिखोगे वो सिर्फ जो रिलेशन है ए एक्स आर वाई, है ना, ये आर रिलेशन से जो एलिमेंट बाउंडेड है सिर्फ हम उसी को लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें हम उन सारे किसी दूसरे टाइप के एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे जो इसका पार्ट नहीं है, ठीक ना। ये क्लियर हुआ सबको? सेकेंड वाला सबका हो गया, सेकेंड वाला सबका हो गया। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल लिखो, किसी का अगर हो गया हो तो। -2 -1 0 1 2 0 1 2 3 4। ठीक है, एरो का थोड़ा सा ध्यान रखना। कैसे कैसे जा रहा है आपको शायद दिख रहा होगा। ठीक है, सेकंड का मैं लिख देता हूं। जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने सही किया है, x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b। और एलिमेंट जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6। ठीक है, अभी सही चल रहा होगा। नेक्स्ट थर्ड में बताओ, थर्ड में बताओ, थर्ड समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे? r x, y, सही है। सच दैट, देखो सेकेंड वाला एलिमेंट पहले वाले का स्क्वायर है तो हम क्या लिख पाएंगे? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b, ठीक है। और जब एलिमेंट लिखना होगा तो एलिमेंट क्या लिखेंगे? -2, 4, 2, 4, -1, 1, 1, 1, 0, 0। ठीक है, तो इस टाइप से आपको आइडिया मिल रहा होगा कैसे हम एरो डायग्राम से इस वाले फॉर्मेट में जा रहे हैं। ठीक, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है इसलिए डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। ठीक है, तो अब आपको आर में लिख दे रहा हूं, आप मुझे इसको रोस्टर फॉर्मेट में लिख के बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, आर इज डिफाइंड एज x, y such that x plus 2x plus y इक्वल टू 2x plus 1 इक्वल टू y। ठीक है,
आर लिख के बताओ क्या होगा, आर में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, आर में कौन कौन सा एलिमेंट होगा लिख के बताओ। आर में कौन कौन सा एलिमेंट होगा लिख के बताओ। फर्स्ट वाला आर का एलिमेंट बताओ क्या क्या होगा। आर का एलिमेंट बताओ क्या क्या होगा। आर का एलिमेंट बताओ क्या क्या होगा। कोई बता सकता है आर में क्या क्या एलिमेंट होगा। एनीवन, एनीवन, किसी को कोई आइडिया। अभी सही चल रहा है, अभी लैग नहीं कर रहा है। किसी को कोई आइडिया आर में, पहले वाले आर में कौन कौन सा एलिमेंट होगा। ठीक है, इसमें जब हम आर में एलिमेंट लिखेंगे तो कौन कौन सा लिखेंगे। वेरी गुड अब्दुल बशीर, सबको प्रॉब्लम समझ में आया क्या हुआ। जब भी हमें रिलेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले हमें पूछना है कि ये रिलेशन किस दो सेट के बीच में है। ठीक है, जब तक आपको सेट पता नहीं होगा तब तक आप रिलेशन कैसे निकालोगे। क्लियर है कि नहीं। तो क्वेश्चन में जानबूझ के ये दिया गया था कि आप ये चीज पकड़ो या नहीं। ठीक है, हमेशा ये चीज नहीं होगा। तो आपको जब भी क्वेश्चन दिया रहे पहली चीज आपको उससे ये पूछना है कि ये किस दो सेट के बीच में रिलेशन है। ठीक है ना। रिलेशन जब तक सेट डिफाइन नहीं होगा तब तक हम रिलेशन कैसे निकालेंगे, है कि नहीं। तो यहां पे मैं अब सेट लिख रहा हूं, x बिलोंग टू 0 1 2 से लेके 10 तक। ठीक है, और y मैं लिख रहा हूं 0 1 2 से लेके 10 तक। ठीक है, तो यहां पे दोनों सेट को मैंने एक अलग सेट बना लिया जिसमें 0 से लेके 10 तक एलिमेंट है। अब बताओ आर में एलिमेंट क्या क्या होंगे। अब लिख पाओगे अब्दुल बशीर, समझ में आ रहा है, अब लिख पाएंगे। बाकी लोग पता नहीं चला, पता चला कि नहीं कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम यही थी कि हमें एलिमेंट नहीं दिया हुआ था। ठीक ना, कि किस सेट से बिलोंग कर रहा है। जब तक सेट हमें पता नहीं होगा तब तक हम x और y की वैल्यू पुट कैसे करेंगे, है ना। तो अब बताओ कि सेट पहले वाले में एलिमेंट क्या क्या होगा। पहले वाले में एलिमेंट क्या क्या होगा बताओ। पहले वाले में एलिमेंट क्या होगा बताओ कोई। किसी का नहीं है। बाकी लोग किसी का नहीं आ रहा क्या। एलिमेंट बताओ। पहला एलिमेंट आ गया है, एक ने बोला 0,1। कैसे चेक करेंगे, सिंपली x किससे बिलोंग कर रहा है, इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो एक एक एलिमेंट निकाल के पुट करके देखते जाओ। तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 होगी, तो 0,1। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, है ना। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 7। x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 9।
और x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? 5,11 पॉसिबल है? नहीं होगा पॉसिबल। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि x तो बिलोंग कर रहा है लेकिन y वाला पार्ट जो है वो दूसरे इस सेट के एलिमेंट को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए इस वाले एलिमेंट को नहीं लिखना है। तो सिर्फ कहां से कहां तक जाएगा? x की वैल्यू 0 से लेके 4 तक ही आप पुट कर सकते हो। सबका क्लियर है? वेरी गुड। सेकंड में बताओ, सेकंड में अगर हमें r लिखना होगा तो एक ने बताया r की वैल्यू, सेकंड का बताओ, सेकंड का। हाँ सही है सबका, सबने फर्स्ट वाला सही निकाला है। समझ में आ रहा है सबको कि रिलेशन क्या होता है और a क्रॉस b क्या होता है? a क्रॉस b अलग चीजें हैं और रिलेशन अलग चीज है। रिलेशन में हम सिर्फ उसी एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं जो आपस में रिलेटेड है, ठीक है। और a क्रॉस b में हम उन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को लेते हैं जो a के साथ b का क्रॉस हो रहा है, ठीक है। सेकंड का बताओ अब, ठीक है। सेकंड मत लिखो, मैं लिख रहा हूं, ठीक है। आप लोग खुद से ट्राई करना कि क्या r में ये एलिमेंट होगा या नहीं। देखो मैं लिख रहा हूं, आप लोग मत लिखो, लिखने में टाइम लगेगा। देखो यहां पे करना क्या है, a और b दोनों किसको बिलोंग कर रहा है? इस सेट को बिलोंग कर रहा है। सेट a यहां पे है। तो अगर आपको हमसे कोई बोलता है कि ये रिलेशन जो है वो किस सेट से किस सेट के बीच में डिफाइन है, तो हम क्या लिखेंगे? r डिफाइन फ्रॉम a टू a, है ना। क्योंकि यहां पे जो दो सेट में रिलेशन है वो दोनों सेम सेट को बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन किसके बीच में है? a से a के बीच में ही रिलेशन है, ठीक है। तो a की वैल्यू आप इसमें से पुट करते जाओ। देखो a की वैल्यू -5 पुट करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो a की वैल्यू -5 पुट किया तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? -6। तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो a की वैल्यू आप -5 -4 ये सब कुछ भी नहीं पुट कर सकते हो, 0 भी नहीं पुट कर पाओगे। तो पहली चीज आप क्या पुट कर सकते हो? a की वैल्यू 1 पुट कर पाएंगे, है ना। यहां पे देखो a, b लिखा हुआ है, तो हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है? पहले a वैल्यू पुट करनी है, ठीक ना। यहां पे हमें a वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये वाला था क्वेश्चन। तो देखो a की वैल्यू हमने 1 पुट किया तो b की वैल्यू 0 पॉसिबल है, ठीक है। क्लियर है? दूसरा, a की वैल्यू हम 1 पुट कर दिया, b की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, सॉरी a की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो b की वैल्यू +-1 दोनों पॉसिबल है। तो b इक्वल टू 2,1 और 2,-1 दोनों पॉसिबल है। 3 अगर पुट करते हैं तो √2 इसमें नहीं है, 4 पुट करते हैं तो भी नहीं होगा, 5 पुट करते हैं तो 5,2 एंड 5,-2। खुद से चेक करके बताना मुझे कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। और इस वाले में कोई डाउट हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना कि इसमें कोई डाउट आ रहा है, ठीक है। क्या किया मैंने, कैसे सेट बनाया, आपको सबको समझ में आ रहा है कि सेट का फॉर्मेशन, हम रिलेशन सेट को हम कैसे फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सेट का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, ये आप यहां पे इजीली देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें थी कि आपके पास अगर कोई रिलेशन हमें डिफाइन करके दे दिया है तो हम किस तरीके से उसको लिख पाएंगे, ठीक ना। तो ये हमने बस उसको लिखने का तरीका सीखा, ठीक है। ये हमने बस क्या किया, इसको लिखने का तरीका सीखा है कि कैसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अभी भी, ठीक है, अभी नेटवर्क का काफी इशू हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम इसको यहीं पे रखते हैं। अभी भी आपके पास होमवर्क इसमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। होमवर्क अभी भी मैं इसमें से कुछ नहीं दे रहा हूं क्योंकि कुछ पार्ट अभी भी पढ़ाना बाकी है, ठीक है ना। तो जब हम उसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इसको हम आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आज नेटवर्क का काफी इशू हो रहा है तो इसलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। होमवर्क के लिए आपको असाइनमेंट जिसका नहीं हुआ है वो कंप्लीट करो और चैप्टर 1 का ऑल पार्ट, मिसलेनियस एक्सरसाइज, सब कुछ, जिसका कोई इस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट हो वो ये सब चीज कंप्लीट करो, ठीक है। बाकी जेई वालों को अलग से एक असाइनमेंट मिला हुआ है तो वो असाइनमेंट आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके क्वेश्चंस लगाओ, उसमें एक्सरसाइज 2 आप लोग कंप्लीट करना, ठीक है।
बाकी सबके लिए बस ये नेक्स्ट क्लास में होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में इस दोनों में के अलावा और कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। तो इसके जितने भी पार्ट हैं वो सब कुछ आप कंप्लीट कर लो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। अभी 2 पॉइंट से कोई और एक्सरसाइज आपके पास होमवर्क नहीं है, तो आपको ये चीजें कंप्लीट करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो बाय।